हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग मेरे भाई? सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे और अपने जीवन में खूब जिसा रहे होंगे और खूब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है, डेली की तरह आज हम 9 बजे आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं, प्रीमियर जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इसको एक क्वेट्स के साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमेशा अपना सर्वोत्तम करो, जो पौधा तुम अभी लगाओगे वही तुम बाद में काटोगे। यानी कि जो अभी हम कोई भी काम करें तो अपना सबसे उसमें क्या करें, द बेस्ट लगाएं। यानी कि सबसे बेहतरीन काम करने का प्रयास करें, क्योंकि अभी हम जो बेहतरीन काम करेंगे वही बाद में हमको क्या देगा, फल देगा। यानी कि अगर हम बेहतरीन तरीका से कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं तो वह फल के रूप में हमें क्या मिलेगा, वह जॉब मिलेगा। यानी कि वह सर्वोत्तम होगा अगर हम सर्वोत्तम तरीका से क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है भाई, तो आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विलियम क्रुक्स एक भौतिक रासायनिज्ञ थे जिन्होंने किस तत्व की खोज किया, उसका नामकरण किया। ऑप्शन 1 है आपके पास प्लूटोनियम, ऑप्शन 2 है जर्मेनियम, ऑप्शन 3 है थैलियम, ऑप्शन 4 है बेरिलियम। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा थैलियम। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, थैलियम। आइए हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिल्ली का जामा मस्जिद और लाल किला किसके शासन काल की वास्तुकला का विशाल उपलब्धियां है? दिल्ली का जामा मस्जिद और लाल किला। ऑप्शन 1 है आपके पास जहांगीर, ऑप्शन 2 है शाहजहां, ऑप्शन 3 है अकबर, ऑप्शन 4 है औरंगजेब। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शाहजहां। आइए हम शाहजहां के बारे में कुछ बातें जानते हैं। चलिए, ये जो आपको फोटोआ दिखाई दे रहा है, पहला फोटो में तो लाल किला है जी ये, और दूसरा फोटो में क्या है, क्या है भाई, ये जामा मस्जिद है। यानी इस दोनों का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां का जन्म 1552 ईस्वी में हुआ। वह जहांगीर का पुत्र था और मनवती गोसाई का भी क्या था, पुत्र था। मनवती गोसाई उनकी क्या थी, जहांगीर की पत्नी थी, यानी कि शाहजहां की माँ थी। ठीक है, जगत गोसाई, जगत गोसाई मनवती, ठीक है। जगत गोसाई जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था मेरे भाई, खुर्रम। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में ताजमहल का भी क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ताजमहल के निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनता है कि ताजमहल का निर्माण कराने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। शाहजहां ने मोती मस्जिद, लाल किला का भी निर्माण कराया था। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया। एक और क्वेश्चन कि मोती मस्जिद, लाल किला और जामा मस्जिद और क्या कहते हैं, अरे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली किसने हस्तांतरित किया, तो शाहजहां ने। शाहजहां ने मोहम्मद सैयद को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद में सिर्र अकबरी नाम से किया था। यानी कि शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से किया, सिर्र अकबरी। ठीक है, शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, तो भाई शाहजहां के बारे में आप डिटेल बात जान गए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ऑप्शन 1 है आपके पास एनएशियाई, ऑप्शन 2 अमेजन, ऑप्शन 3 नील नदी, ऑप्शन 4 यांगची नदी। तो मेरे भाई एशिया की सबसे लंबी नदी, तो यह एशिया की सबसे लंबी नदी यांगची नदी है। इसके बारे में हम डिटेल बातें जानेंगे, यांगची नदी कहाँ से बहती है और कितनी बड़ी नदी है। तो मेरे भाई यांगची नदी का लंबाई 6300 किलोमीटर यानी कि 4900 मील है। ठीक है, यह
तांगुला पर्वत तिब्बती पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में क्या करती है, गिर जाती है। यह दुनिया में डिस्चार्ज वॉल्यूम के हिसाब से छठी बड़ी नदी है, लेकिन यांगची नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह दुनिया की सबसे तीसरी लंबी और पूरी तरह से एक देश के भीतर होने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यानी कि यांगची नदी सिर्फ चाइना में बहता है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना भाई, ये जो आपको दिखाई दे रहा है लाइन, ये किसका है, यांगची नदी। यांगची नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, चाइना में बहती है, वुहान, शंघाई, नानजिंग, ये सबसे होकर गुजरती है। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है किसका है, चाइना का फोटो है। कौन है भाई, चाइना है। ये जो है चीनी वायरस है, क्या है, चीनी वायरस का फोटो है, ठीक है, नहीं कोविड का। तो ये यही तो है कि नहीं भाई, यही है। ये जो नदी में पानी अभी शिप चल रहा है ना, चाइनीज शिप, ये सब कहाँ का है, तो ये सब है यांगची नदी का, ठीक है। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाए भाई, चलिए बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1857 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन 1 टीए एडिसन, ऑप्शन 2 निकोला टेस्ला, ऑप्शन 3 जे थॉमसन, ऑप्शन 4 आइजैक न्यूटन। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जे थॉमसन। आइए हम जे थॉमसन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। देखिए ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ना जी, ये किनका फोटो है, जे थॉमसन जी का फोटो है, ठीक है। सर जोसेफ जॉन थॉमसन, इनका पूरा नाम क्या था, जोसेफ जॉन थॉमसन। इनका जन्म 1856 में हुआ और मृत्यु 1940 में हो गई। 18 दिसंबर 1856, 30 अगस्त 1940। वे एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है, जो खोजा जाने वाला पहला उप परमाणु कण है। यह एक क्या होता है, ऋण आवेशित क्या होता है, कण होता है। इन्होंने 1857 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। यानी कि जे थॉमसन को भी क्या मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, किसमें, फिजिक्स के एरिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन 1 है आपके पास औरंगजेब, ऑप्शन 2 अकबर, ऑप्शन 3 जहांगीर, ऑप्शन 4 शाहजहां। आइए हम इसके उत्तर के बारे में जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई शाहजहां। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। थोड़ी देर पहले हम इस बात को हम पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको शाहजहां के बारे में डिटेल अभी बात नहीं जानेंगे। ठीक है, इसको क्या कर लिए थे, फिर 5वां क्वेश्चन को हम पहले या दूसरा क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ठीक है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। ऑप्शन 1 है आपके पास राइन नदी, ऑप्शन 2 है डेन्यूब, ऑप्शन 3 है अमेजन, ऑप्शन 4 है वोल्गा। तो मेरे भाई कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डेन्यूब नदी। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेन्यूब। आइए हम डेन्यूब नदी के बारे में डिटेल्स जानते हैं। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है भाई, डेन्यूब नदी बुडापेस्ट में है, ठीक है। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है बुडापेस्ट का है, यहाँ से डेन्यूब नदी क्या कर रही है, गुजर रही है। डेन्यूब नदी देखिए, ये जो एरिया है ना, यहाँ से डेन्यूब नदी गुजरती है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जैसे लाइन बना हुआ था पहले रेड वाला, हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या करती है, डेन्यूब नदी गुजरती है, दुनिया के सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। रूस में वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी लंबी नदी है, ठीक है। रूस में जो वोल्गा नदी है ना, यूरोप की क्या है, यूरोप महाद्वीप की, यूरोप महादेश का सबसे क्या है, लंबी नदी है। उसके बाद डेन्यूब क्या दूसरी लंबी नदी है। यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ब्लैक सी के मध्य में और दक्षिण पूर्वी यूरोप के अधिकांश भागों से होकर बहती है। डेन्यूब दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में देशों के माध्यम से बहने वाली नदी है। जर्मनी में जर्मनी से निकलती है डेन्यूब, काला सागर में बहने से पहले जर्मनी से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, काला सागर में वह क्या करती है, गिरती है। बहने से पहले वह ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, साइबेरिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा और यूक्रेन से होकर
गुजरती है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है यहाँ तक। यानी कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यू नदी। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? किस में, किस संविधान संशोधन अधिनियम में? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन 1 है 84, ऑप्शन 2 है 85, ऑप्शन 3 है 86 होगा। अरे भाई, ऑप्शन 3 है 86, ऑप्शन 7 है, अभी 4 है 87। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए अभी आज हम 84वां और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में जानेंगे, फिर हम कभी 85 और 87 के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आज हम जानते हैं 84 और 86 संविधान संशोधन क्या था। उससे पहले भारत के संविधान के बारे में कुछ बातें, जो शॉर्ट बातें उसको जान लेते हैं। ठीक है, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। जिस दिन यह पारित हुआ उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। यानी कि 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। ठीक है भाई, तो अब भीमराव अम्बेडकर उसके क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के क्या थे मेरे भाई? अध्यक्ष थे। उन्हें इस संविधान का वास्तुकार या निर्माता भी कहा जाता है। यह हमारा भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद है। संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है एवं अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन भी देता है और बंधुत्व को बढ़ाने का प्रयास करता है। 1976 के आपातकाल के दौरान इसके प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो आप संविधान के बारे में इतना बात जान गए। अब हम आते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था। तो मेरे भाई 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान करना था। ठीक है, यानी कि इसलिए किया गया था प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार, यानी कि सभी बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था की गई थी। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में लोकसभा और राज्यसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्षों के लिए रोक लगा दी गई थी। यानी कि 2026 के बाद ही अब क्या होगा? वहां का पुनर्निर्धारण होगा लोकसभा के सीट का। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, उनकी एक्सरे खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन 1 है विलियम रॉन्टजन, ऑप्शन 2 है विलियम थॉमसन, ऑप्शन 3 है लुइस पास्चर, ऑप्शन 4 है विलियम क्रूक्स। तो मेरे भाई एक्सरे का खोज, एक्सरे का खोज, उत्तर बताना। एक्सरे का खोज, हाउस द जोश ब्रो, हाउस द जोश। अगर जोशीले हो, पढ़ने में मन लग रहा है तो एक बार भारत माता की जय का नारा लगाइए और आंसर बताइए। भारत माता की, आप बोलिएगा जय। ठीक है, तो भाई जल्दी से इसका उत्तर बताइए, किसको इस एक्सरे खोज के लिए 1901 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम रॉन्टजन। कौन हो जाएगा भाई? विलियम रॉन्टजन। ठीक है, आइए हम इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं, एक्सरे के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, महाशय विलियम रॉन्टजन जी हैं। कौन है? विलियम रॉन्टजन जी हैं। कौन है भाई? विलियम रॉन्टजन जी हैं। ठीक है, एक्सरे, ये जो एक्सरे है ना, क्रिस्टलोग्राफी, ये जो एक्सरे, मेमोग्राफी, मेडिकल एक्सरे होता है, ये क्या होता है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी में जो एक्सरे का यूज होता है, ये सब होता है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको बताया हुआ है एक्सरे कितना फोटोन एनर्जी होता है, हार्ड एक्सरे क्या होता है, सॉफ्ट एक्सरे क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट क्या होता है, विजिबल लाइट क्या होता है, गामा रेज क्या होता है, इस सब के बारे में आपको इस पिक्चर में थोड़ा बहुत मालूम जानकारी दिया गया है। ठीक है, एक एक्सरे उच्च ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक मर्मज्ञ रूप है। अधिकांश एक्सरे में तरंग दैर्घ्य 10 पिकोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक होता है, जो 30 पेटाहर्ट्ज से 30 एक्साहर्ट्ज की सीमा में आवृत्तियों और 124 ईवी से 124 केवी की सीमा में ऊर्जा के अनुरूप होता है।
एक्स रे तरंग यूवी किरणों की तुलना में कम होते हैं और आमतौर पर गामा किरणों की तुलना में अधिक लंबे होते हैं। कई भाषाओं में एक्स विकिरण को रोंटजन विकिरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रोंटजन के बाद, जिन्होंने इसे 8 नवंबर 1895 को खोजा था, अज्ञात प्रकार से विकिरण को दर्शाने के लिए उसने एक्स रे का नाम रख दिया। उस विकिरण का नाम क्या रख दिया? एक्स रख दिया। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्स रे कहते हैं, यानी कि एक्स विकिरण कहते हैं। तो एक्स रे की खोज विलियम रॉन्टजन को नोबेल पुरस्कार 1901 में। तो भाई जोशीले रहते रहिए, एकदम मरमाना नहीं है क्या, यानी कि मरियल नहीं होना है, लगातार एकदम जोश में पढ़ते रहिए। चलिए, भारत का टीम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भाई क्या भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो फिर भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अंतिम होना चाहिए, अंतिम। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो मेरे भाई इसका देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन 1 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 2 रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन 3 वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन 4 लॉर्ड माउंटबेटन। तो मेरे भाई भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ये बेचारा दो चीज रह चुके थे, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। कैसे हो गया ऐसा चीज, तो हम जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो आपको अंग्रेज दिखाई दे रहा है ना, ये जो अंग्रेज दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। इनके बारे में कुछ बातें हम जानते हैं, जिनका पूरा नाम है चार्ल्स जॉन कैनिंग। ठीक है, इनका जन्म 1812 में हुआ और मृत्यु 1862 में हो गई। मात्र 60 साल नहीं, 50 साल ही ये क्या हुआ, जी पाया था लगता है। ठीक है, जिसे विस्काउंट कैनिंग या क्लीमेंसी कैनिंग के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश राजनेता भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा, 1857 के दौरान भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था? तो आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह को कुचलने के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी विक्टोरिया के ताज को हस्तांतरण करने के बाद भारत का पहला वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया ने क्या किया था? 1858 में गवर्नर जनरल का पद खत्म करके क्या बना दिया? उसे प्रथम वायसराय की उपाधि दी, यानी कि प्रथम वायसराय बना दिया। कैनिंग ने हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित किया, जो लॉर्ड डलहौजी ने पहले से क्या कर लिया था? विद्रोह से पहले तैयार कर लिए थे। ठीक है, उन्होंने 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम भी पारित किया। यानी कि लॉर्ड कैनिंग तो कुछ काम किया भाई। विधवाओं के पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित करवाया और सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम भी पारित किया। कैनिंग के शासनकाल में 3 आधुनिक विश्वविद्यालय भारत में स्थापित हुए: कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और वुड के प्रेषण पर आधारित बॉम्बे विश्वविद्यालय। यानी कैनिंग के शासनकाल में कौन कौन सा विश्वविद्यालय? कोलकाता, मद्रास, मुंबई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ऑप्शन 1 26, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 15, ऑप्शन 4 20। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 15। आइए हम जानते हैं कुछ बातें। There were total 15 female members among total 389 elected members of Constituent Assembly. These female members were Durga Bai Deshmukh, Rajkumari Amrit Kaur, Hansa Mehta, Begum Aisaz Rasul, Ammu Swaminathan, Sucheta Kriplani, Dakshayani Vilayudhan, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मास्क्रीन, कमला चौधरी, लीला रॉय,
Malati Chaudhary. Apart from these 13 female members of Constituent Assembly, there were two well-known women who helped and contributed immensely in drafting Indian Constitution. These two eminent women were Sarojini Naidu and Vijaya Lakshmi Pandit. तो मेरे भाई 15 जो मेंबर थी 389 इलेक्टेड मेंबर्स में वे थी दुर्गा भाई देशमुख, राजकुमारी, अमृत कौर, हंसा मेहता, जिनका हमने नाम लिया। इन 13 ये तो 13 थी, लेकिन दो और वेल नोन वुमेन थी। कौन कौन थी? जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे थे सरोजिनी नायडू और विजया लक्ष्मी पंडित। तो इन्हें हम सरोजिनी नायडू क्या थी? भारत की प्रथम, किसी भी राज्य की प्रथम गवर्नर थी, यानी कि राज्यपाल थी। चलिए क्वेश्चन आ रहे हैं स्वर कोकिला के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन से लोग शामिल होते हैं? ऑप्शन 1 है भाई लोग सिर्फ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन 2 है सिर्फ राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन 3 है सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन 4 है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो मेरे भाई राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन से लोग शामिल होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी कि इसका सही उत्तर लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। आइए हम इनके बारे में कुछ बातें अच्छी तरीका से जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत रखा गया है। राष्ट्रपति जी संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। किसके प्रमुख होते हैं? संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो मेरे भाई एक क्वेश्चन, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी राज्य में क्या है? 2 सदनीय विधानमंडल है, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। तो यहाँ भाई विधान परिषद के सदस्य यदि राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। क्या है? विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या करते हैं? भाग नहीं ले सकते। ठीक है। और जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, 2 लोकसभा के सदस्य और 12 राज्यसभा के सदस्य, ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के तहत दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। यानी कि 1952 के तहत 17वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसको दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और भुगतान मतदान द्वारा होता है। यानी भुगतान नहीं, गुप्त होना है, गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है भाई। एकल संक्रमणीय मत, आप पूछे कि एकल संक्रमणीय होता क्या है? तो मेरे भाई एकल संक्रमणीय यानी कि अगर कोई किसी भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिला है, तो उसका वोट किसमें जुड़ जाएगा? जिसको सबसे अधिक वोट मिला है उसमें जुड़ जाएगा। इसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 क्या होना चाहिए? अनुमोदक होना चाहिए। और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ से आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बहुत सारी डिटेल्स आपको मालूम चल गई होंगी। तो उम्मीद करते हैं आगे आपको बहुत मजा आ रहा होगा। तो लाइक कीजिए और आप इसको जल्दी से बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, किसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 है आपके पास त्रिपिटक, ऑप्शन 2 है सुत्त पिटक, ऑप्शन 3 है विनय पिटक, ऑप्शन 4 है अभिधम्म पिटक।
किसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुत्त पिटक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुत्त पिटक। किसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो सुत्त पिटक को। आइए हम जानते हैं सुत्त पिटक के बारे में कुछ बातें। नहीं, सुत्त पिटक नहीं, गौतम बुद्ध जी के बारे में बातें। वे क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इसलिए उनके बारे में कुछ बातें जान जाते हैं। गौतम बुद्ध जिनका जन्म 1563 ईसा पूर्व हुआ, इनका निर्माण 483 ईसा पूर्व हो गया। वे मात्र 80 वर्ष की आयु में हमारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में 1563 ईसा पूर्व, यानी कि बौद्ध धर्म का, अरे बौद्ध भगवान का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ 1563 ईसा पूर्व। वे पूर्व इक्ष्वाकुक वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में जन्म लिए थे। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी। जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया। उनका पालन पोषण महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण सुखों दुखों और मुक्ति दिलाने के लिए मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट मोह त्याग कर वन की ओर चले गए थे। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। तो भगवान बुद्ध के बारे में आप बहुत सारी बातें जान गए। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 4, ऑप्शन 4 है 2। तो मेरे भाई लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 होती है। आइए हम जानते हैं लोकसभा के बारे में कुछ बातें। ये जो सत्यमेव जयते यानी कि जो दिखाई दे रहा है फोटो ना, ये क्या है? भारत का चिन्ह है। क्या है? भारत का क्या है? साइन है। ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है, क्या है? भारत का संसद भवन है। ये आपको दिखाई दे रहा है 543 सीट, क्या है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा चुन के आए हैं। ये तो आपको जो येलो कलर का हल्का हल्का यानी ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, वो कौन है? तो मेरे भाई वो कौन सी पार्टी है? तो वो पार्टी है कौन सी? तो वो पार्टी है बीजेपी। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है? इसका जो सत्ताधारी दल है उसके मेंबर्स हैं। इधर क्या है? कांग्रेस और बाकी अन्य दल के मेंबर्स हैं, है कि नहीं? तो मेरे भाई इसको आप जान गए होंगे। लोकसभा भारत का द्विसदनीय संसद का निचला सदन है, जिसे हम लोकसभा संसदीय भारतीय के द्विसदनीय संसद का क्या है? निचला सदन है। और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। लोकसभा के सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यस्क सार्वभौमिक मताधिकार और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। वे 5 साल तक, जब तक राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह से सदन को भंग नहीं कर देते, तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। भारत के संविधान सभा द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। शुरुआत में यह 1950 में 500 थी, लेकिन इसे 2 सीट बढ़ा दी गई थी। वर्तमान में सदन में 543 सीटें हैं जो कि निर्वाचित होते हैं, यानी कि जो जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है? भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी क्या करता है? नामित करता है, यानी कि उसको क्या करते हैं? एमपी बनाते हैं, ठीक है। 1952 से 2020 तक ये होता है। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? ऑप्शन 1 है आपके पास गुरु अंगद, ऑप्शन 2 है गुरु रामदास, ऑप्शन 3 है गुरु अर्जन देव, ऑप्शन 4 है गुरु हरगोविंद। भाई मजा आ रहा है आपको? मजा आ रहा है तो हैंड्स अप करते रहना है। सिखों के 10वें गुरु में से 5वें गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जन देव। क्या हो जाएगा? गुरु अर्जन देव। आइए हम जानते हैं गुरु अर्जन देव के बारे में कुछ बातें। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, गुरु अर्जन देव जी हैं। कौन है? गुरु अर्जन देव जी हैं,
गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को हुआ और 30 मई 1606 को वे दुनिया से विदा हो चुके थे। सिख धर्म में शहीद हुए 2 गुरु में से वे पहले और कुल 10 सिख गुरु में से वे 5वें थे। उन्होंने आदि ग्रंथ नामक सिख ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण को संकलित किया, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में विस्तारित हुआ। है कि नहीं? आप सिखों में 10वें गुरु अर्जुन देव के बारे में भी बात जान गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? ऑप्शन 1 कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 कर्नाटक और गोवा, ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन 4 कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आइए हम अलमट्टी बांध के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है बड़ा सा बांध, कौन सा बांध है? अलमट्टी बांध है, जिसे हम लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से भी जानते हैं, जो उत्तरी कर्नाटक भारत में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है, जिसे जुलाई 2005 में पूरा किया गया था। बांध का लक्ष्य वार्षिक विद्युत उत्पादन 560 एमयू है। तो मेरे भाई कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय था? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आप कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध के फोटो भी देख लीजिए। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? ऑप्शन 1 सैयद वाहिद अशरफ, ऑप्शन 2 अलाउद्दीन साबिर कलियारी, ऑप्शन 3 ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन 4 कुतुबुद्दीन ऐबक। मेरे भाई कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? जानते हैं कौन सा इसका सही उत्तर होता है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आइए हम इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। ये जो आपका फोटो दिखाई दे रहा है, घर बैठे बैठे दिल्ली हम घुमा दिए आपको। कहाँ घुमा दिए? दिल्ली घुमा दिए। आपको क्या दिखा दिए? कुतुब मीनार दिखा दी। कुतुब मीनार एक मीनार और विजय मीनार है, जो कुतुब परिसर का हिस्सा है, जो नई दिल्ली भारत के महरौली क्षेत्र में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। आमतौर पर यह माना जाता है कि टावर का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किए थे? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाए थे, लेकिन एक ही फ्लोर तक करवाए थे। ठीक है। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उसका निर्माण क्या कराया था? पूरा करवाया था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसे नाम रखा था, क्योंकि क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश उनका भक्त था। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर? ख्वाजा क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17। हिमालय ने अपनी सत्ता को हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? ऑप्शन 1 है महमूद सूरी, ऑप्शन 2 है शेरशाह सूरी, ऑप्शन 3 है सिकंदर सूरी, ऑप्शन 4 है बहलोल सूरी। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर सूरी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिकंदर सूरी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सही उत्तर क्या हो गया? सिकंदर सूरी। पूर्वोत्तर भारत स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है आपके पास लडांग कृषि, ऑप्शन 2 है चेना, ऑप्शन 3 है झूम, ऑप्शन 4 है लोगान। तो मेरे भाई पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा झूम कृषि के नाम से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? झूम। क्या हो जाएगा मेरे भाई? झूम। आइए हम झूम कृषि के बारे में कुछ बातें जानते हैं। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है, जिसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है, उत्पादन बहुत कम हो पाता है। कुछ वर्षों तक जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं।
जब अब अन्यत्र जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है, उस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है। इस प्रकार यह एक क्या है, हस्तांतरणशील कृषि है, जिसमें हम थोड़ी थोड़ी समय के अंतर पर क्या करते हैं, खेत बदलते रहते हैं। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इस प्रकार की हस्तांतरण शैली कृषि को श्रीलंका में चेना, हिंदोसिया में लदांग और एडोसिया में मिल्पा कहते हैं। यह खेती मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में प्रदेशों में पाई जाती है। तो मेरे भाई, भारत के हस्तांतरण कृषि को झूम, श्रीलंका के हस्तांतरण कृषि को चेना और हिंदेशिया में हस्तांतरण कृषि को लडांग और रोडेशिया में मिल्पा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग अधिकारी ने किस रूसी निर्मित मिग-21 फाइटर में अपनी पहला एकल फाइटर उड़ान भरने वाले पहले भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया था? ऑप्शन 1 भावना कंठ, ऑप्शन 2 अंजलि गुप्ता, ऑप्शन 3 मोहन सिंह, ऑप्शन 4 अवनी चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई अवनी चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवनी चतुर्वेदी। आइए हम जानते हैं अवनी चतुर्वेदी के बारे में। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है, कौन है? अवनी चतुर्वेदी जी हैं, जो कि प्रथम क्या थी, फाइटर उड़ान वाले वाली प्रथम महिला थी, यानी कि प्रथम फाइटर पायलट थी। ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी का जन्म 27 नवंबर 1993 को हुआ। वे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक भारतीय पायलट हैं। उन्होंने अपने दो साथियों मोहन सिंह जीतरवाल और भावना कंठ के साथ पहली महिला लड़ाकू पायलट घोषित किया गया था। इन तीनों को जून 2016 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। इन्होंने औपचारिक रूप से 18 जून 2016 को तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा राष्ट्र की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। यानी कि अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहन सिंह जीतरवाल को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो मनोहर पर्रिकर के द्वारा। वे तीनों क्या थी? प्रथम अवनी चतुर्वेदी प्रथम थी, लेकिन उनके साथ साथ कौन कौन थी? मोहन सिंह जीतरवाल और भावना कंठ। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं? 20। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान कौन सा है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 सतना, ऑप्शन 2 विदिशा, ऑप्शन 3 सांची, ऑप्शन 4 देवास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सांची। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सांची। आइए हम इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। सांची के बारे में नहीं जानेंगे, अगले बढ़ गया भाई, क्या हो गया, स्लाइड हट चुका है, तो सांची के बारे में अब नहीं जान पाए, अब कल जाने, अगले दिन जानेंगे किसी दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 4 लोकसभा अध्यक्ष। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। आइए हम इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, जो संविधान में 1585 संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, यह उस प्रक्रिया को समाप्त करता है जिसके द्वारा विधायकों को सदन के किसी अन्य सदस्य द्वारा याचिका पर आधारित विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी कि अगर विधायक होगा तो विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे, अगर सांसद होगा, यानी कि विधायक से बड़ा पोस्ट पर सांसद अगर होगा तो उसको कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष। उसके योग्यता से संबंधित मुद्दे पर क्या लेते हैं? निर्णय लेते हैं। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। 1912 ईस्वी में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन 1 एल सेंट्रो बोल्टा, ऑप्शन 2 हेनरी मोसले, ऑप्शन 3 बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन 4 लुइस पास्चर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई एल सेंट्रो बोल्टा। आइए हम एल सेंट्रो बोल्टा के बारे में कुछ बातें जानेंगे, नहीं जानेंगे। ठीक है भाई, स्लाइड गायब हो जा रहा है।
अगले दिन से ऐसा नहीं होगा, ठीक है भाई। क्लिक हो जा रहा है, अपने आप गायब हो जाता है। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना के लिए आधार वित्त वर्ष क्या है? ऑप्शन 1 है आपके पास 2010 से 11, ऑप्शन 2 है 2004 से 5, ऑप्शन 3 है 2011 से 12, ऑप्शन 4 है 2005 से 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने भाई 2011 से 12। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 2011 से 12। क्या हो जाएगा सही उत्तर? 2011 से 12। अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना 2011 से 12 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, किसने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियम का, ये क्या गलती लिख दी है भाई? 2 नियम को निकाला, 2 नियम को पहचान किया और यह निष्कर्ष निकाला कि किताब, भाई क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। आप यहाँ से एक ही बात जानिए कि केल्विन सेल्सियस स्केल का नामकरण किसे सम्मानित किया गया। चलिए, इस क्वेश्चन ही गलत है भाई, ये क्वेश्चन क्या है आपका गलत हो गया है। आप इतना ही जानिए कि केल्विन तापमान स्केल का नामकरण किसने किया था, इतना ही जानिए आप, इस क्वेश्चन को इतना ही रखिए, ठीक है। चलिए, ऑप्शन 1 है विलियम क्रूक्स, ऑप्शन 2 है विलियम थॉमसन, ऑप्शन 3 है लुइस अल्वारेज, ऑप्शन 4 है रॉबर्ट हुक। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम थॉमसन। यानी कि केल्विन तापमान स्केल का नामकरण किसने किया था? विलियम थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन गलत था भाई। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच कौन सा एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है? ऑप्शन 1 मुलिगला, ऑप्शन 2 सिपकिला, ऑप्शन 3 जोजिला, ऑप्शन 4 कारा टैगला। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर आप जल्दी से बताइएगा, ये आपकी लास्ट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जोजिला। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? जोजिला। आइए हम जोजिला के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ये जो बसवा आपको दिखाई दे रहा है ना भाई, ये जो बस है यहाँ पर, ये कहाँ पर चल रहा है? तो जोजिला सड़क मार्ग पे चल रहा है, ठीक है। ये जो आपको दृश्य, सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है, कहाँ का है? जोजिला का है। जोजिला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिमालय का एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। दर्रा में द्रास में स्थित दर्रा कश्मीर घाटी को इसके पश्चिम में द्रास और सूरी घाटी के साथ उत्तर पूर्व में सिंधु घाटी को पूरब में जुड़ती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में श्रीनगर और लेह के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग एक दर्रे से होकर गुजरता है। चूंकि भारी बर्फबारी के दौरान हर साल सर्दियों के दौरान वाहनों का प्रवाह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसलिए अब इसे कम करने के लिए ऑल वेदर जोजिला टनल का निर्माण किया गया है। तो मेरे भाई कौन सा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, जो कि श्रीनगर और लेह के बीच की सड़क है कि नहीं भाई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा पर ही क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। तो मेरे भाई आज भर के लिए इतना ही। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जिसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए और आज संकल्प ले लीजिए कि हमें आगे बढ़ते ही जाना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जीवन में आगे ही बढ़ना है। नमस्कार भाई, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, जिसा लेते रहिए, ठीक है। भारत माता की जय, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।